अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पास पेपर क्वेश्चंस पे बात कर रहे थे, तो कोई इशू कल के लेक्चर से, कल हमने क्वेश्चंस किए थे 3, एक थी इलस्ट्रेशन 17 और 3 थे क्वेश्चन पास पेपर के। तो कोई सवाल जनाब, कोई मजीद हेल्प गाइडेंस चाहिए कल की जो डिस्कशन हमारी थी उस पे? अच्छा जी, एक क्वेश्चन हम देखते हैं स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन 2। स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन 2 है जी हमारे पास। इस पेपर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे 2 सवाल आए थे। एक ये क्वेश्चन 2 है जो प्रोबेबिलिटी वाले एरिया पे है, और एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो थ्योरी थी, डिस्कस नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज इफ सेफ्टी स्टॉक इज नॉट मेंटेन्ड बाय एन एंटिटी, 5 नंबर का। ये तो आप पढ़ लीजिएगा इसका जवाब। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे फिलहाल बात करने लगा हूं, जो कि है 9 मार्क्स का। मसूर लिमिटेड यूजेस EOQ मॉडल to order one of its raw materials, MCRM. The EOQ determined using the existing data is 72,000 units. ML maintains a safety stock equivalent to daily usage of 2,000 units. Presently, 10 orders are placed annually and the lead time is 30 days. The ordering costs are 86,400 per order. Recently, ML has faced some shortages due to delays in procurement time. ML's cost accountant Noman Sheikh has consulted the procurement and production teams and has come up with the following analysis. Probabilities of delay in lead time. Delay of 4 days is 0.1. Delay of 10 days is 0.06. 0.1 का मतलब 10% और ये है जी 6%. 3 units of MCRM are required to produce the final product, and contribution margin from the final product is 1,800 per unit. Based on his analysis, Noman Sheikh has suggested to increase the safety stock. Determine whether it would be advisable for ML to increase the safety stock so as to avoid the possibility of a stock out. क्या हमें सेफ्टी स्टॉक बढ़ा के स्टॉक आउट से बचने की कोशिश करनी चाहिए? इस सवाल को जरा दोबारा पढ़िए, एक तो फिर रीड आउट कीजिए, देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट्स प्लान कि हमें कैसे करना चाहिए। और इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो आईकैप का सोल्यूशन है, मुझे उसकी मजा नहीं आया। मैं उससे हट के जिस तरह हमने पढ़ा है उसी तरह इसको डिस्कस करना चाहता हूं आपसे सवाल। मैं चाहूंगा जिन लाइंस पे हमने इस टॉपिक पढ़ा है उन लाइंस पे हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। तो पढ़िए सवाल और सोचते जाइए हमें इसको कैसे हल करना चाहिए। क्या हमें सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना है? जी जनाब, क्या कहानी समझ आती है, क्या सवाल है और कैसे चलना चाहिए हमें? अगर हम इसको अपनी जो लर्निंग है उसी के बेस पे सवाल को हल करना चाहें, हाउ टू प्रोसीड, एनी इनपुट? हाँ जी, क्या समझ आती है, क्या करना चाहिए? मतलब हम उसी असूल पे चलना चाहें। काफी हद तक बेटा आपने ठीक बिल्कुल बात की कि हम वही बात करें कि भाई हमने जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके लिए एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक प्लस एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, ऑप्शंस जो हमें दी जा रही हैं उन पे हम एनुअल कॉस्ट को कंपेयर करें, और जिस ऑप्शन पे एनुअल कॉस्ट लीस्ट होगी रिकमेंड करेंगे। ऑप्शन मेरी समझ के मुताबिक यहाँ 3 बन रही हैं। ऑप्शन नंबर 1, सेफ्टी स्टॉक डेली यूजेज 1 दिन का 2000। ऑप्शन नंबर 2, सेफ्टी स्टॉक 4 दिन का।
ऑप्शन नंबर 3 सेफ्टी स्टॉक 10 दिन का। मेरी समझ के मुताबिक ये 3 ऑप्शन बनती है। एक है कंपनी की करंट, हमसे पूछा गया जा रहा है क्या सेफ्टी स्टॉक बढ़ाएं हम ऑलरेडी 2000 का सेफ्टी स्टॉक लेकर चल रहे हैं ना, जो एक दिन की यूजेज के बराबर है। ऑलरेडी हम एक दिन की यूजेज के बराबर सेफ्टी स्टॉक लेकर चल रहे हैं और अब हमें यहां से पता लग रहा है कि हम 4 या 10 दिन की ऑप्शन को भी कंसिडर करना चाह रहे हैं कि हम 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लें ताकि ये स्टॉक आउट वाली सिचुएशन से बच जाए, या हम 10 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लें, दोनों स्टॉक आउट की सिचुएशन से बच जाए। तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस अंदाज में 3 ऑप्शंस बना के चलना है। क्वेश्चन नंबर है जी ये 2 और ये स्प्रिंग 2023 का सवाल है और हमारे पास सेफ्टी स्टॉक की ऑप्शन है 1 2000, ये एक दिन की यूजेज है। तो 4 दिन की यूजेज क्या हुई 2000 इंटू 4 और 10 दिन की यूजेज क्या हुई 2000 इंटू 10। ये रॉ मटेरियल की हम सेफ्टी स्टॉक की बात कर रहे हैं तो 8000 और 10,000 20,000 सॉरी 8,000 और 20,000 और हमें कैलकुलेट करनी है इनके लिए एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक एंड स्टॉक आउट, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट, और सम लेंगे। जिस ऑप्शन पे सम लीस्ट है उसके मुताबिक हम रिकमेंडेशन दे देंगे कि हमें सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। ये हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, ठीक है जी। हमें होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक की तरफ पहले चले हम। तो होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक होता है जी सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स इनटू CH। इस क्वेश्चन में CH इज मिसिंग, CH हमें नजर नहीं आया, लेकिन हमें D भी मिल जाता है। 72,000 का एक ऑर्डर, साल में 10 ऑर्डर, D मिल गया। CO भी मिल गया, तो CH तो निकल आया ना। EOQ हमारे पास पहले है, तो मैं एक सेफ्टी स्टॉक इनटू CH करना चाहता हूं। CH में वर्किंग 1 से लाता हूं, ये जनाब मैं यहाँ पे वर्किंग 1 रखता हूं। वर्किंग 1 में मैं EOQ का फॉर्मूला यूज करूंगा। EOQ is equal to 2COD over CH under root, putting in the values। EOQ है 72,000, 2CO, CO कितना है जी 86,400, D 72,000 का ऑर्डर साइज, साल में 10 ऑर्डर, डिवाइडेड विद CH। सॉल्व दिस फॉर CH। CH इज 24 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। लीजिए जी 24 रुपीज इंटू सेफ्टी स्टॉक 48,000। कितनी जी ये कितना 192,000। ये कितना 4,80,000। एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक आ गया। अब हम एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट पे जाते हैं। तो भाई जब मैंने 10 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लिया, क्या मैं कभी स्टॉक आउट होऊंगा? क्योंकि इससे ज्यादा डिले तो आता ही नहीं। नो स्टॉक आउट। 4,80,000। अगर मैंने 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखा, 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखा, तो क्या मैं स्टॉक आउट हो सकता हूं? यस, डिले 10 दिन का आ सकता है, मैं स्टॉक आउट हो सकता हूं। तो जनाब अब हमें एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वर्किंग 2 एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट वर्किंग 2। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर 10। probability of stock out 6%, units of stock out and then contribution per unit of stock out। अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पे तो थोड़ी सी ट्रिक डाली है। ये अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉक आउट होंगे हम रॉ मटेरियल से और कंट्रीब्यूशन लॉस होता है फिनिश प्रोडक्ट पे। ऐसा ही है ना। अभी तक हमने सवाल जो देखे थे ना, उसने हमें स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट दे देता था बना के, वो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते थे। अब उसने स्टॉक आउट पर यूनिट हमें दी है फिनिश प्रोडक्ट की और स्टॉक आउट होना है हमने रॉ मटेरियल से। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि मेरे पास जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो है 1,800 रुपए पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट और मेरे पास जो स्टॉक आउट यूनिट्स हैं वो रॉ मटेरियल के हैं। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है,
या मैं फिनिश गुड्स के कंट्रीब्यूशन को रॉ मटेरियल के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कन्वर्ट कर लूं, या रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लूं, एक ही बात है। जैसे मुझे बताया गया है कि एक यूनिट का फिनिश प्रोडक्ट पे कंट्रीब्यूशन 1800 है और उसमें मटेरियल कितना लगता है 3। इसका मतलब पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूशन कितना है 600। 1800 कमाए जाते हैं 300 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल से, तो एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से 600 कमाया जाता है। तो मैं इसको इस तरह एडजस्ट कर लेता हूं, मैं कहता हूं स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट 1800/3। अब आ जाइए स्टॉक आउट कितने यूनिट से होगा, मैं रॉ मटेरियल के कितने यूनिट से स्टॉक आउट होगा। हम बात करें इस केस की जिसमें मेरे पास पड़ा हुआ 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक और डिले आ गया 10 दिन का, तो मुझे 6 दिन से मैं स्टॉक आउट हो गया, यही बात है जी। 6 दिन स्टॉक आउट रहा तो 6 दिन इंटू 2000 12,000 से स्टॉक आउट हुआ। ये 12,000 स्टॉक आउट इन दोनों के डिफरेंस से भी निकलता है, जैसे मर्जी सोच लो आप, ठीक है। ये तो अब आपकी समझ में बात आनी चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। बात यह है कि भाई मेरे पास 4 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ था और डिले हो गया 10 दिन से, तो इसका मतलब 6 दिन मैं स्टॉक आउट रहा। 6 दिन में स्टॉक आउट रहा तो इसका मतलब मेरे पास इतना मटेरियल शॉर्ट रहा, 12,000 यूनिट्स का मटेरियल शॉर्ट रहा, और ये जनाब मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आ रहा है 4.32 मिलियन। ये है जी एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट 4.32 मिलियन एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। इस केस में सम कीजिए इसका 4512000। दूसरा केस बन गया ये हमारा पास। जी जनाब, सेम वही पैटर्न पे जैसे हमने पीछे इलस्ट्रेशन सवाल किए हैं उसी पैटर्न पे मैंने इसको भी हल किया, कोई नई चीज रॉकेट साइंस नहीं डाली, ठीक है। वही लॉजिक है ना हमारी जो हमने पिछले सवालों में थी, उसी लॉजिक से सवाल हम लेके चल रहे हैं जी। एनी क्वेश्चन? सिर्फ यहाँ पे एक जो एडजस्टमेंट आई है वो ये है, नई चीज मैंने कहा था आपको मिलेगी, आपको हर सवाल में नई चीज मिलनी है, तैयार रहो। तो नई चीज यहाँ पे क्या आई कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिनिश गुड का है और रॉ मटेरियल स्टॉक आउट हम रॉ मटेरियल से होते हैं, तो हमने फिर इसको रॉ मटेरियल के स्टॉक आउट यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना, तो ख्याल रखना ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी रॉ मटेरियल का बने, तो हमने इसको रॉ मटेरियल का बना लिया। वर्किंग 3। अच्छा जी, अगर हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं 1 दिन का तो स्टॉक आउट की हैं 2 सूरतें। एक डिले 4 दिन का आ जाए तो हम 3 दिन से स्टॉक आउट होंगे, एक डिले 10 दिन का आ जाए हम 9 दिन से स्टॉक आउट होंगे, क्योंकि 1 दिन का स्टॉक तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना। हमने 1 दिन डिले का बंदोबस्त किया हुआ, डिले 4 दिन का आएगा 3 दिन से स्टॉक आउट होंगे, डिले 10 दिन का आएगा 9 दिन से स्टॉक आउट होगा। तो जनाब यही वर्किंग हम दोनों सूरतों के लिए बना लेते हैं। ऑर्डर्स 10, पहले केस में प्रोबेबिलिटी 10% और पहले दिन में पहले केस में स्टॉक आउट होंगे 3 दिन से 6000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यही 1800/3 प्लस ऑर्डर 10 प्रोबेबिलिटी 6% स्टॉक आउट होंगे 9 दिन से और ये 1800/3 लीजिए जी। स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी बन टोटल करो इसका तो। सो ऑप्शन इज हमें सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना चाहिए, हमें सेफ्टी स्टॉक 20,000 पे ले जाना चाहिए। दिस इज आवर डिसीजन। उसने पूछा था क्या हमें सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना चाहिए, तो हमारा आंसर है यस, हमें सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना है और सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे लाना है। ठीक है, हमें सेफ्टी स्टॉक बढ़ा के यहाँ पे लाना है। अब अगर आप देखें इस सवाल को तो ये सवाल बिल्कुल उसी अंदाज में हुआ ना जैसे हमने किया था। Yes, sir. हाई कैप ने क्या किया, मैं उस पर आपको लेके नहीं जाता क्योंकि उसको देख के आप डर जाएंगे कि पता नहीं ये कौन सा सवाल था, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सोल्यूशन से दूर रहो। आप इसकी जरा एग्जामिनर कमेंट देखो जरा जाके, तो आपको पता लगे ये क्या है। एग्जामिनर कमेंट क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन 2 था ये। अब इशू क्या है, मैं आपको जो समझाता आ रहा हूं कि अगर आपको प्लान बता दिया जाए ना, आपको बता दिया जाता है सवाल ऐसे होना है, तो आप सबने ऐसे कर लेना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे सोचना पड़ना था सवाल कैसे होना है। आपको ये टेबल बना के दे दिया था तो आपने ठक करके सवाल कर लेना था। लेकिन अगर आप आईकैप का सोल्यूशन जाके देखोगे तो आपको लगेगा यार ये सवाल तो सर ने पढ़ाया नहीं है, पता नहीं कौन से टॉपिक से सवाल दे दिया सर ने, ये सवाल तो किसी और टॉपिक से आ गया, सिलेबस से बाहर का सवाल है, या हमें पढ़ाया नहीं गया उस तरह का सवाल है ये। क्योंकि आईकैप का सोल्यूशन अजीब सी डायरेक्शन का सोल्यूशन है जो कि मुझे भी समझिए, मैं अच्छा मेरी एक ना, मैंने आपको पहले रिपीटेडली कहा है, मेरी आदत है कि मैं अपने थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं सोल्यूशन को देख के मिसगाइड नहीं होता। आप लोग इमेच्योर होते हो, आदत जब हम क्लास में आते हैं ना भाई, हम भी सोल्यूशन देख के आईकैप का यूजी देख के चलते हैं कि आईकैप ने क्या किया है, और अक्सर ज्यादातर वहां पे सोल्यूशन ठीक ही होते हैं, फॉर्मेट बदल देते हैं, मैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से कर देता हूं। लेकिन अब ये सवाल मैंने फर्स्ट टाइम क्लास में डिस्कस कर रहा हूं और मैंने जिंदगी में पहली बार ये सवाल यहाँ पे खड़े होकर सॉल्व किया। लेकिन जब मैंने इसको सवाल को कल पढ़ा था, पहले दफा पढ़ के मुझे लगा ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है, एक दफा पढ़ के मुझे समझ नहीं आता ये सवाल किया मैंने फर्स्ट टाइम, एंड आई एम श्योर मैंने ठीक किया, आप लोग एग्री करोगे हमने ठीक रीजनेबल ठीक सवाल हल किया है। लेकिन एक दफा पढ़ के मुझे सवाल ये समझ नहीं आया था कि यार ये कैसे होना चाहिए। मैंने दूसरी दफा पढ़ा था, फिर मेरे ज़हन में खाका बना था कि हाँ यार ये सवाल शायद ऐसे होना है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं था, मुझे श्योर होने के लिए तीसरा सवाल पढ़ना था। तो मैंने कहा तीसरा सवाल पढ़ने से बेहतर आईकैप का सोल्यूशन देखो उन्होंने क्या किया है, समझ आ गई थी पिछले सवाल में तो आईकैप ने सोल्यूशन ठीक दे दिया था, शायद ये भी ठीक हो। उसका सोल्यूशन देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार जो मैंने सोचा था वो ठीक था या क्या था। फिर मैं 5-10 मिनट सोचता रहा, मुझे लगा नहीं जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो ठीक है, जिस तरह मैं सोच रहा हूँ उसका सवाल होना चाहिए, और आपके सामने हमने उसका सवाल किया, ये सवाल हो गया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन आप लोग जब सोल्यूशन देख लेते हो ना, आपको लगता है बस यही तरीका है सवाल को करने का, हमें ऐसे ही करना है, और ये हमें तरीका आता नहीं है तो याद कर लो। ये प्रॉब्लम है आप लोगों की, तरीका तो चुके में आता नहीं है वाला, तो इसको याद कर लो सवाल को, इस तरह का सवाल हो तो छाप देंगे ऐसे हम। तो भाई दिस इज नॉट द वे, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, मेथड्स जो आपको सिखाए जाते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल मेथड से सवाल हल होने हैं। और ये हमने आपके सामने है, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल उसी मेथड से सवाल हल किया, और ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हमें नजर आया। और मैं बल्कि कहता हूं कि ये हमारा जवाब तो बड़ा बेहतर है, हम कह रहे हैं जी स्टॉक बढ़ाओ और बढ़ा के इधर ले जाओ। आईकैप ने तो इसका जवाब मतलब मेथड तो अप्रोच तो नाकस है ही है, सॉल्यूशन का कंक्लूजन डिसीजन भी नाकस है। कि जैसे यहां पे वो क्या कह रहे हैं इसके सॉल्यूशन में, ये जैसे भी सॉल्यूशन निकाला उसने कहा जी आपको सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए ये नहीं बताया, क्योंकि वो इसने अपने सॉल्यूशन में इस चीज को कवर ही नहीं किया, वेग सा सॉल्यूशन बनाया है। शायद मैं इसके सॉल्यूशन को एनालिसिस करूं तो मैं सॉल्यूशन अपने आंसर्स के करीब कहीं ले जाऊंगा। फिगर देखो कुछ ना कुछ मिलती जुलती आ रही है, 10.8 मिलियन हमने भी निकाली हुई ना कहीं पे, तो फिगर तो इसने कहीं ना कहीं कुछ निकाली हुई है, लेकिन अजीब सी प्रेजेंटेशन है जो कि समझ से थोड़ा सा बाहर हो जाती है। और मुझे लगता है कि शायद इसको बड़े बेहतर अंदाज में हम प्रेजेंट भी हमने किया और कंक्लूड भी हमने किया कि भाई 20,000 का सेफ्टी स्टॉक कंपनी को 2,000 से बढ़ा के 20,000 पे ले जाना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ लिखा है बढ़ाना चाहिए, हमने बता दिया कितना बढ़ाना चाहिए, 20,000 पे लेके जाना चाहिए सेफ्टी स्टॉक। बढ़ाना तो 2,000 से 8,000 पे ले जाना भी बढ़ाना है, तो सिर्फ बढ़ाना नहीं है, 20,000 पे लेके जाना है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? मैं बार बार आपको तवज्जो दिलाता हूं कि भाई सॉल्यूशंस को ना देखो, सॉल्यूशंस को देख के कंफ्यूज ना हो। हर सवाल मेरे ख्याल में 99% क्वेश्चन आपको जो क्लासरूम में डिस्कशन की जाती है उसी मेथड से होते हैं, उसी अप्रोच से होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से हल होते हैं। बाकी साथ थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आ गई, कंट्रीब्यूशन को एडजस्ट करना पड़ा तो कोई बात नहीं, हमने कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ये एरिया, ये चैप्टर को गुड बाय, बड़ा एक अहम चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, जिसपे मैंने कहा कि जैसे इस पेपर में भी इससे 2 सवाल आए हुए हैं, एक है 9 नंबर का न्यूमेरिकल, 5 नंबर की थ्योरी, 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे।
और इसी तरह ये स्प्रिंग था, ऑटम 23 में भी 2 सवाल आए हुए हैं, तो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो पिछली 2 अटेम्प्टों में तो 2-2 सवाल इसने दिए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंस तो इस चैप्टर की ऐसे ही है जी। कमेंट्स, एग्जामिनर कमेंट्स जी देख लें जी, एग्जामिनर कमेंट्स 5% तो आपने देख लिया ना, 2% थी, 6% थी। 6% बच्चे इस पेपर में पास हुए हैं, इस क्वेश्चन में पास हुए हैं। ओवरऑल 55% रिजल्ट था। ओवरऑल बाय द वे ओवरऑल ये बेस्ट रिजल्ट था। अच्छा ये भी तवज्जो देखिए कि ओवरऑल ये आईकैप का बेस्ट रिजल्ट था विद रीसेंट पास्ट में, कैप 3 का बेस्ट रिजल्ट था। तो ये भी नहीं कि एक सवाल में बुरा परफॉर्म किया तो सब पेपर उड़ गया आपका, ठीक है, पेपर पास होता है। अच्छा बाय द वे क्वेश्चन नंबर 3 में 1%, पता नहीं वो हम कब करेंगे, कौन सा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3? वेरिएंस का क्वेश्चन नंबर 3 भी हम करेंगे। तो बहरहाल वो 1% वाला पेपर भी है, तो 6% से मैथड आ रहे थे, अभी तो आगे 1% भी आना है। उसकी बारी भी आएगी और उसमें भी हम देखेंगे कि भाई कोई 1% वाली बात होती कोई नहीं है। ये है जी, many examiners left this question, माशाल्लाह, किया ही नहीं। And those who attempted it could not secure any marks, जिन्होंने किया 0 नंबर। Furthermore, those who attempted this question and managed to score some marks were only able to compute either the stockout cost, stockout or holding cost, CH or holding cost of holding costs. While calculating the stockout or holding cost, only the safety stock units were considered instead of units that would be shot in delay period. The holding cost per unit was computed incorrectly. बहरहाल ये उसके कमेंट्स में तो इन शॉर्ट उसने पहले ही लाइन ही काफी है कि बच्चों ने हाथ ही नहीं डाला कि भैया कोई नई चीज आ गई है, वो ऑप्शन ही नहीं क्रिएट हुई। जो 3 है ना, 2000, 4000, 2000, 8000, 10000, वो ऑप्शन ही क्रिएट नहीं है। ऑल्दो एग्जामिनर ने इन ऑप्शंस के तहत सवाल नहीं किया हुआ, उसने और तरह से सवाल किया हुआ है, लेकिन उसको भी समझ में, ये नहीं कहता कि सोल्यूशन वो बिल्कुल गलत है, उसका कंक्लूजन गलत हो सकता है, उसकी डेरिवेशन गलत हो सकती है, शायद इन द एंड उसमें सही कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, उस आंसर को सही प्रेजेंट किया जाता है, वही कैलकुलेशन, लेकिन वो एक और अंदाज है देखने का जो हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हमारा जब इस अंदाज से सवाल होता है तो हमें एक और अंदाज प्रेजेंट करने का, सीखने का क्या तरीका है, क्या जरूरत है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये चीज रहेगी हमारे सामने कि एक ही सवाल को करने के मल्टीपल वेज होंगे, मल्टीपल वेज ठीक हो सकते हैं, बट हमें सीखना है वो तरीका जो एफिशिएंट है, जो हम कैरी कर सकते हैं। तो भाई ये एक तरीका हमने सीख लिया है, हमारा हर सवाल इस तरीके से होता है, तो हमें कोई नए तरीके में जाने की जरूरत नहीं है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, ये चैप्टर को गुड बाय, और अब बारी है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि जैसे मैंने आपको शायद बता दिया था कि ये हमारा सबसे लेंथी चैप्टर है इस सिलेबस का। बाकी चैप्टर्स की निस्बत इस पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 18-20 दिन, हमारे 3 हफ्ते के करीब इस पे लगने वाले हैं। वेटेज के लिहाज से भी आप देख सकते हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन और ठीक ठाक तगड़ा सेक्शन बी का क्वेश्चन, ये सेक्शन ये कंफर्म। बाकी एरियाज ना सेक्शन ए सेक्शन बी में बदलते रहते हैं, ये एरिया पक्का सेक्शन बी का एरिया है, जिसमें आप देख रहे हैं अप टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमें पिछले अटेम्प्ट में आया, और रिसेंट अटेम्प्ट में 16, मॉडल पेपर में भी 19 मार्क्स थे, और हमें सेक्शन बी में मैक्सिमम 20 मार्क्स तक ही क्वेश्चन आता है। 20 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं सकता हमें पेपर में, तो 20 मार्क्स को ये टॉपिक है, वही टॉपिक है जो टच करता है। मुझे नहीं लगता कोई और टॉपिक 20 मार्क्स को टच करता है। तो जनाब, प्रोसेस कॉस्टिंग एक अहम, एक लेंथी चैप्टर और वेरी लॉजिकल चैप्टर। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर बाय द वे, दोबारा हम कॉस्ट अकाउंटिंग पे आगे हैं। हमने इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ा, अब हम दोबारा अकाउंटिंग पे आगे हैं, और ये प्रॉपर अकाउंटिंग होने वाली है, लेजर वाली। यहाँ पे हम प्रॉपर जनरल लेजर वाली अकाउंटिंग करने लगे अब इस चैप्टर में हम, जो कि इससे पहले हमने को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं की कॉस्ट अकाउंटिंग में। अच्छा जी, इस चैप्टर को हमने बड़ा ग्रेजुअली बिल्ड करना है। इस चैप्टर का नॉलेज, इसमें वेरिएबल बहुत ज्यादा है इस चैप्टर के, छोटी छोटी चीजें हम सीखते जाएंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू बिल्ड करते जाएंगे। इस चैप्टर में टोटल मेरे ख्याल कोई 45-50 के करीब इलस्ट्रेशन है, जिनमें से कोई 30-35 हम क्लास में करेंगे, बाकी असाइनमेंट में होंगी आपकी, और फिर एंड पे हम, और जब चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, जब इस चैप्टर का नॉलेज जब तक कंप्लीट नहीं होता, वो कंप्लीट होने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाने हैं।
2 हफ्ते से पहले शायद या 2.5 हफ्ते से पहले हम इसका कोई पास पेपर क्वेश्चन टच नहीं कर सकते, क्योंकि जब चैप्टर नॉलेज कंप्लीट होगा हमारा, फिर ही हम पास पेपर क्वेश्चन करने की पोजीशन में आएंगे। ठीक है, सो जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट था, हमने अभी एक हिस्सा पढ़ा, उसके सवाल कर लिए, फिर दूसरा हिस्सा पढ़ा, उसके सवाल कर लिए। यहाँ पे शायद ऐसा हम नहीं करेंगे, यहाँ हम A to Z सारा चैप्टर पढ़ेंगे। और इसमें एक जो मजे की बात है कि इलस्ट्रेशंस करते करते जब हम एंड तक पहुंचते हैं, तो अगर हमने साथ साथ रेगुलरली हर चीज को पढ़ा हुआ है, तो सवाल हमारे लिए ऐसे हल होते हैं, हमारे लिए आसान है, ये टॉपिक बहुत आसान हो जाता है, इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की जैसे रूटीन होती है, इरेगुलरिटी, क्लास मिस होगी, 1 छूट गई, 2 छूट गई, तो ये टॉपिक समझो 1 क्लास 2 क्लास छूटी, तो ये टॉपिक ये आपके हाथ से फिर दोबारा नहीं पकड़ाई में आएगा। या आपने 1-2 क्लास रिवीजन नहीं की घर जाके, तो फिर ये टॉपिक गया, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड चलती जाएंगी और बिल्ड ऑन होती जाएंगी। जैसे मैंने पहले एक चीज पढ़ाई, उसकी इलस्ट्रेशन की, फिर दूसरी पढ़ाई, फिर दोनों की मिला के इलस्ट्रेशन की, तीसरी पढ़ाई, फिर तीनों की मिला के इलस्ट्रेशन की, चौथी पढ़ी, फिर 4 की इलस्ट्रेशन आ गई, 5वां टॉपिक पढ़ा, 5 की इलस्ट्रेशन इकट्ठी आ गई। तो अगर आपने बीच में से 2-3 मिस कर दी हैं एडजस्टमेंट्स, तो आपको 5 की इलस्ट्रेशन कहां से समझ आएगी? आपकी चीजें ऊपर से गुजरने शुरू हो जाएंगे। हम ग्रेजुअली बिल्ड ऑन कर रहे होंगे, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने कहा 2-2.5 हफ्ते लगने हैं इसको बिल्ड करने में। इसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं आसान, लेकिन बहुत ज्यादा है। तो जब छोटी छोटी चीजों को साथ साथ आप रिटेन नहीं करोगे, तो आगे जाके सवालों में दिक्कत आएगी, चैलेंज आएगा। सो साथ साथ चलेंगे तो ही ठीक रहेगा काम। प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का टूल। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या सीखते हैं? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, ठीक है जी। कॉस्ट पर यूनिट क्यों कैलकुलेट करनी है? ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल सकें। प्रोसेस कॉस्टिंग कुछ खास इंडस्ट्रीज में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये टूल। इस टूल को हम कुछ खास बिजनेसेस में कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और बिजनेसेस कौन से हैं? जिनमें मैस प्रोडक्शन होती है आइडेंटिकल गुड्स की। ऐसे बिजनेसेस जहां पे मैस प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल गुड्स होती है, उन बिजनेसेस में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग का टूल इस्तेमाल होता है। वो बिजनेसेस कौन से हैं? चॉकलेट्स बनाने वाली फैक्ट्री चॉकलेट की बार्स बनाती है, कैंडीज बनाती है, सूप कैंस बनाती है, सोप केक्स बनाती है, ये बॉल पेन बनाती है, ये मार्कर बनाती है फैक्ट्री, आइडेंटिकल लार्ज नंबर मैस प्रोडक्शन। सो हर वो बिजनेस जो मैस प्रोडक्शन कर रहा है आइडेंटिकल प्रोडक्ट की, उस बिजनेस में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग की स्किल, इसका टूल इस्तेमाल होगा। हम यहां से निकलेंगे कि किसी भी किस्म की इंडस्ट्री में हम जॉब कर रहे होंगे, हो सकता है वो ऐसी हो जहाँ पे मैस प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे हमारे सैयद इंजीनियर हैं जो ये पियानो बॉल पेन बनाते हैं, वहां पे आप गए हो तो वहां पे कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, जो कि निकालनी पड़ेगी आपको, यू विल नीड प्रोसेस कॉस्टिंग का टूल। आप चले जाओ से नेस्ले में आपकी वहां पे पानी की बोतलें बन रही हैं, रोज की हजारों बॉटल्स बन रही हैं, सिमिलर बॉटल्स हैं, एक जैसी हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए यू विल नीड प्रोसेस कॉस्टिंग का टूल। देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज इन आवर लाइफ जहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग का टूल इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस तरह के बिजनेसेस की कुछ खसूसियात होती हैं मजीद, इस तरह के बिजनेसेस की कुछ मजीद खसूसियात होती हैं। वो खसूसियात क्या है? प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। एक चीज दूसरी चीज से फर्क नहीं होती। बॉल पेन है ना, एक दिन में 10,000 बने हैं, आपको ये पहला बॉल पेन और 5,000वां बॉल पेन में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक जैसे हैं सारे। ये मार्कर हैं, सारे एक जैसे हैं। There might be process losses in production. We are familiar with this term. प्रोडक्शन में लॉस हो जाना हम फेमिलियर हैं। तो मैस प्रोडक्शन जहां पे होती है, इस तरह की प्रोडक्शन प्रोसेस में भी प्रोसेस लॉसेस होते हैं। आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस में बी इनपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस। ऐसा भी होता है कि इस तरह की प्रोडक्ट जब बन रही हैं तो एक ही डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। एक डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल जाता है, एक डिपार्टमेंट की आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है, दूसरे डिपार्टमेंट की आउटपुट तीसरे में जाती है, और तीसरे से फिनिश गुड निकलती है।
तो प्रोसेस कॉस्टिंग इस चीज से भी डील करना सिखाएगी कि मल्टीपल डिपार्टमेंट से गुजर के मैस प्रोडक्शन हो रही है, हाउ टू डील विद दैम। आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट मे बी इनपुट ऑफ द नेक्स्ट डिपार्टमेंट या प्रोसेस एक ही बात है। एट टाइम्स मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्रोसेस, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी बन जाती हैं, उनसे भी डील करना हो तो प्रोसेस कॉस्टिंग उसमें भी हमें बताएगा कि कैसे डील करना है। कि आपने रॉ मटेरियल एक डाला, प्रोडक्शन हुई तो प्रोडक्ट एक से ज्यादा आ गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसी इंडस्ट्रीज में आती है यहाँ पे एक ही प्रोसेस के इख्तिताम पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स निकल आती हैं। जी 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 बोलिए जरा। ऑयल रिफाइनरी बिल्कुल ठीक है, वहां पे क्रूड ऑयल डालते हैं तो प्रोसेस के एंड पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकल आती हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, टार है, वैक्स है, देयर आर सो मेनी आउटपुट्स जो कि एक ही प्रोसेस के एंड पे निकली। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा भी होता है कि मल्टीपल आउटपुट्स एक ही प्रोसेस से निकले, हाउ टू डील विद दैट। प्रोसेस कॉस्टिंग में इन सब चीजों से डील करना हम सीखेंगे। इस तरह के बिजनेस जिनमें ये खसूसियात होती हैं, इस तरह के बिजनेस में ये खसूसियात हो तो फिर कॉस्ट पर यूनिट कैसे मेजर की जाती है जो फिनिश गुड की बनती है। लॉसेस हैं, लॉसेस नहीं है, प्रोडक्ट एक है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, डिपार्टमेंट एक है, डिपार्टमेंट एक से ज्यादा है, हाउ टू मेजर कॉस्ट पर यूनिट। एक और फीचर जो यहाँ पे लिखने से रह गया, फीचर यहाँ पे ऐड कर दूं, पता नहीं किताब में है कि नहीं है, लेट मी सी। किताब में भी यही है। एक और फीचर यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, आगे चल के आना है हमारे सामने। एट टाइम्स देयर आर अनफिनिश्ड प्रोडक्ट the end of accounting period। आपका 30 जून ईयर एंड है, 30 जून आ गया लेकिन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 30 जून आ गया, अकाउंट्स तो बनाने हैं ना आपने, तो कुछ यूनिट फिनिश हो चुके हैं, कुछ यूनिट फिनिश ही नहीं हुए अभी, तो उनकी भी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ती है हमें फिर, क्योंकि इन्वेंट्री में तो वर्क इन प्रोसेस भी आता है ना भाई। तो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे कि प्रोसेस के एंड पे अगर अनफिनिश्ड अगर गुड्स आपके पास हैं, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट पीरियड एंड पे अवेलेबल है, तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट कैसे लेनी है वो भी यहाँ पे कवर होगी। सो ऐसे बिजनेसेस जिनमें ये फीचर्स पाए जाते हैं, इनसे कैसे डील करना है, प्रोसेस कॉस्टिंग ये सब कुछ हमें सिखाएगा। मैं अपने अगर स्टूडेंट के जमाने का पीरियड याद करूंगा तो मैंने जैसे शायद कभी जिक्र किया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने किसी क्लास टीचर से नहीं पढ़ी, ये मैंने सेल्फ स्टडी से पूरा सब्जेक्ट पढ़ा था, कैप लेवल पे भी और फिर फाइनल लेवल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ा था। बल्कि जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ वो सारे मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़े। मैं इवन फाइनेंस पढ़ाता हूँ कैप 6 में, BFD में, ये सारे मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़े में। सारे चैप्टर में, सारे एरियाज में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक ये होता था एज अ स्टूडेंट जब मैं पढ़ता था। तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज्ड टू बी माय फेवरेट टॉपिक, और वो फेवरेट टॉपिक मुझे इसलिए लगता था उस जमाने में कि आप लोगों की तरह जैसे आपको फैसिलिटी विजिबल है, ना कोई टीचर होता था सवाल पूछने वाला, ना कोई किताबें होती थी, नोट्स होते थे जिनको हम पढ़ के फॉलो करें। हमें उस जमाने में जब कैफ लेवल के आपकी एज का स्टूडेंट थे, हमें एक इतनी मोटी किताब रिकमेंड की गई थी, अमेरिकन बुक थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम सारी स्टडी कर रहे होते हैं ब्रिटिश सिस्टम पे, हमें कॉलेज में जो टीचर आया उन्होंने जो किताब रिकमेंड की वो अमेरिकन बुक थी। नो डाउट दैट was considered to be that is still considered to be the best book in the cost accounting। मैथ्स एंड यूजरे उसके आथर थे, उनकी वो किताब थी। वो शायद इसलिए था कि हमारे ज़माने में हमें पढ़ाने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद नहीं आए थे पढ़ाने, वो शायद कोई कॉमर्स यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे। तो यूनिवर्सिटी में अमेरिकन किताबें नॉर्मली चलती हैं, सिलेबस फॉलो करते हैं यूनिवर्सिटी अमेरिकन। हमें उन्होंने अमेरिकन किताब लगा दी, हमें अमेरिकन किताब लगा के खुद वो गायब हो गए। हमने गायब करा दिया उनको कि बच्चों ने कहा जी समझ नहीं आ रही हमें, हम तो कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो चले गए और फिर वो 20 चीजें बीच में लटक गई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो इन शॉर्ट हमें खुद पढ़ना पड़ा।
तो वो इतनी मोटी किताब शायद किसी BS या MS लेवल पे पढ़ाई जाती थी या पढ़ी जाती थी, तो हमें कैफ लेवल पे FHC के बाद हमें पढ़नी पड़ी, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती थी। तो मुझे उसमें एक होता ना समझ आनी शुरू होगी, तो उस सब्जेक्ट में बहुत मजा आना शुरू हुआ। और उस वक्त हमारे लिए उस किताब में ये टॉपिक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता, तो बहुत एडवांस लेवल पे जाके पढ़ा गया था। तो इसको मैंने बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ा हुआ, मतलब आप लोगों को जो हम पढ़ाते हैं उससे बहुत ज्यादा लेवल पे मैंने इसको कैफ लेवल पे पढ़ा था। इसमें कई एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पे कैफ लेवल पे हमें सिखाई नहीं जाती, हमें टेस्ट नहीं की जाती, लेकिन मैथ यूजरे में वो एडजस्टमेंट होती थी। और हमें चूंकि सिलेबस का आइडिया नहीं होता था, जहां तक समझ आती आ रही थी हम चलते जाते थे। तो मैंने इस टॉपिक को बहुत आगे लेवल पे उस जमाने में पढ़ा है। और बात ये जो मैं कहना चाहता कि आप जब चीजों को समझ के पढ़ते हैं लॉजिकल इस तरह के सब्जेक्ट को, तो आप बड़ी मुश्किल से उन चीजों को भूलते हो, या अगर भूलो भी तो ऐसे रिकॉल हो जाती हैं वो। तो जैसे मुझे अभी भी याद है, जब मैंने पढ़ाना स्टडी से लेके टीचिंग में आने तक, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाने तक में भी 8-10 साल का गैप था मेरा। जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था और जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया था, शायद कुछ 10 साल का गैप था, लेकिन मुझे उस 10 साल के गैप को कवर करने में दिक्कत नहीं लगी। मैंने किताब खोली और मेरे सामने चीजें जैसे वही 10 साल पुरानी 12 साल पुरानी चीजें खुल के एकदम रिकॉल होनी शुरू होगी कि भाई ये टॉपिक में क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या क्या इश्यूज। जिस एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट अभी भी मैं आपसे बात करूँ मेरे ज़हन में आ रही है, वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो आपके सिलेबस में नहीं है और जो मैंने सीखी थी। मेरे ज़हन में अभी बातें करते करते आगे उन एडजस्टमेंट को देखते हुए शायद मुझे तकरीबन 30 साल हो गया, मे भी 20 साल हो गया, लेकिन स्टिल मेरे ज़हन में वो एडजस्टमेंट है जो आप लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करते, हम यहाँ सिलेबस में डिस्कस नहीं करते। एनीवे जी, अच्छा जी, हम प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए एक बेसिक कंट्रोल टूल जो यूज करते हैं वो प्रोसेस का लेजर अकाउंट है। हमने ज्यादातर प्रोसेस अकाउंटिंग लेजर अकाउंट से ही सीखनी है, ऑल्दो आगे चल के हम लेजर अकाउंट्स के बगैर भी सवाल हम करेंगे, लेकिन प्रोसेस अकाउंट को ग्रिप करने के लिए मुझे लगता है कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग के टॉपिक को ग्रिप करने के लिए प्रोसेस अकाउंट से ही हम चीजों को सीखेंगे। प्रोसेस अकाउंट नॉर्मल जनरल अकाउंट है विद वन एडिशनल फीचर, और वो फीचर क्या है? डेबिट साइड पे 2 कॉलम है इसके, क्रेडिट साइड पे भी 2 कॉलम है इसके। एक कॉलम अमाउंट का एज यूजुअल जैसे होता है, लेकिन दूसरा कॉलम क्वांटिटी का। डेबिट साइड पे कॉलम, ये प्रोसेस अकाउंट समझिए एक डिपार्टमेंट का अकाउंट है। प्रोसेस अकाउंट एक डिपार्टमेंट का, बल्कि आप लोग फेमिलियर हो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, याद है ना, ये वही है, लिखा हमने प्रोसेस अकाउंट है, आप इसको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ही समझो, ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ही है, ठीक है। लेकिन हम प्रोसेस कॉस्टिंग में इसको प्रोसेस अकाउंट ही कहते हैं नॉर्मली, बट दिस इज वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। आपको सिखाया था ना, वर्क इन प्रोसेस में जो इनपुट कॉस्ट होती है डेबिट की जाती है, ये वही है, डेबिट हो रहा है। मटेरियल डाला, प्रोडक्शन को इशू किया, डेबिट कर दिया, लेबर का खर्चा हुआ, डेबिट कर दिया। ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं, वर्क इन प्रोसेस में ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस एब्जॉर्ब किया, डेबिट कर दो। सिर्फ एक एडिशनल फीचर क्या है, जितने यूनिट्स बनाने का मटेरियल डाला है वो यहाँ पे, वो भी लिख दो यहाँ पे कि हमने 3000 यूनिट्स बनाने के लिए ये प्रोडक्शन शुरू किया। प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो भाई जितने यूनिट डाले थे उतने यहाँ से आउटपुट कर दो, और जितना खर्चा आया यहां से वो चला के बाहर कहां गया होगा, गालिबन फिनिश अकाउंट में। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो हम ये फिनिश गुड्स को भेज देते हैं। 7000 यूनिट्स, 7000 रुपए के 3000 यूनिट्स 2.33 के हिसाब से, ये यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट की बिल्कुल सिंपल फॉर्म। डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट आती हैं, डेबिट साइड पे इनपुट यूनिट्स आते हैं, क्रेडिट साइड पे आउटपुट के यूनिट्स और आउटपुट की कॉस्ट, ठीक है। 3000 यूनिट्स हमने बनाए हैं और 3000 यूनिट बनाने में हमारा खर्चा 7000 आया है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोसेस अकाउंट से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा जी, ये तो एक सिंपल फॉर्म प्रोसेस अकाउंट की होगी, लेकिन हमने जैसे कहा था कि प्रोसेस अकाउंट में हमने इन चीजों से डील करना सीखना है। तो इन चीजों से डील करने के लिए हमें अपनी नॉलेज बेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और स्टेप बाय स्टेप हम इन फीचर से डील करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनसे अपने आप को फेमिलियर करते हैं। प्रोसेस अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली टर्म इज नॉर्मल लॉस। हमने पढ़ा था ना भी कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉसेस भी आते हैं। दिस इज वेरी कॉमन फीचर इन सच इंडस्ट्रीज जिनमें ये प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। उन इंडस्ट्रीज का बड़ा कॉमन फीचर है प्रोसेस में लॉसेस आ जाना। तो लॉसेस में सबसे पहले टर्म हम सीखते हैं नॉर्मल लॉस।
क्योंकि प्रोसेस में नॉर्मल लॉस भी आता है, नॉर्मल लॉस भी आता है. आर यू फेमिलियर विद दिस टू टर्म? वेरी गुड. तो नॉर्मल लॉस क्या होता है? Which is expected loss. Normal loss is expected loss. कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू किया है तो भाई ये तो नुकसान होता है, ठीक है, ये चीज एक्सपेक्टेड, उसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं. और नॉर्मल लॉस के ही कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म हम और सीखते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट. इनपुट यूनिट्स माइनस एक्सपेक्टेड या नॉर्मल लॉस इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट. नॉर्मल लॉस आपको फॉर एग्जांपल बताया गया भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें अगर 100 यूनिट्स डालते हो तो 10% इज नॉर्मल लॉस. इसका मतलब व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट? 90. 100 की इनपुट है, 10% नॉर्मल लॉस है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 90. अच्छा, यहां से फिर एक और चीज जो हम सीखते हैं कि जब नॉर्मल लॉस होना ही होना है तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए आप प्रोसेस की टोटल कॉस्ट को फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट पे डिवाइड करते हो. आप ऐसा नहीं कहोगे आपने 10,000 रुपए का खर्चा किया और आपने इनपुट डाले 100 यूनिट्स, लेकिन आपको पता है 10 तो नॉर्मल लॉस होगा, इसका मतलब प्रोडक्शन कितनी आएगी? 90. तो हम ये समझते हैं कि ये जो मैंने 10,000 का खर्चा किया ना, ये मैंने 100 यूनिट्स के लिए नहीं किया, ये मैंने 90 यूनिट्स के लिए किया है. तो यहां से कॉस्ट पर यूनिट निकलती है. तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, हम इसको कभी इनपुट से डिवाइड नहीं करते, हम इसको हमेशा एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करते हैं. मैं यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर दे दूं, हम इसको कभी एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड नहीं करते. कॉस्ट पर यूनिट हमेशा इस फॉर्मूले से निकलेगी, टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट. और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस. ये बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा. मैंने इसमें दो बातें आपको कही, ना यहाँ पे आपने इनपुट लिखना है, ना यहाँ पे आपने एक्चुअल आउटपुट लिखना है. आपने हमेशा कॉस्ट पर यूनिट के लिए एक्सपेक्टेड आउटपुट डिनोमिनेटर में लेना होता है. अच्छा जी, नॉर्मल लॉस के अलावा हमें प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस से भी डील करना पड़ेगा. एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस. अगर आपका एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो जाए तो जो एक्सेस लॉस है उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं. जैसे इस केस में हमने कहा जी 10 यूनिट हमारा नॉर्मल लॉस है, एक्चुअली मेरा लॉस हो गया 12 यूनिट्स का, 2 एबनॉर्मल. 10 नॉर्मल हो गया, 2 एबनॉर्मल हो गया, ठीक है जी. सो एबनॉर्मल लॉस क्या है? एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस. इसको एक और अंदाज से हम, जैसे मैंने कहा एक्चुअल लॉस अगर 12 का हुआ है तो 12 माइनस 10, 2 का नॉर्मल लॉस, ऐसे भी देख सकते हैं. और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट. जैसे एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरी थी 100 माइनस 10 और एक्चुअल आउटपुट मुझे मिल गई 88 की. तो हम एबनॉर्मल लॉस इन वैल्यूज को कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं. हम एबनॉर्मल लॉस का डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि जब एक्चुअल लॉस हमारा नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो जाए तो एक्सेस लॉस को एबनॉर्मल लॉस कहते हैं. जैसे अगर हमारा लॉस नॉर्मल था 10, एक्चुअल 12 हो गया तो 2 इज एबनॉर्मल. इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट. एक्सपेक्टेड आउटपुट थी 90, एक्चुअल आउटपुट हमें मिली 88, 2 का लॉस हो गया एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमारी. दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू लुक एट एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल गेन भी हमें मिलेगा, दैट इज रिवर्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस. कि अगर हमारा एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम हो जाए तो हम कहते हैं एबनॉर्मल गेन हो गया. नुकसान में कमी इज अ फायदा. वी वर प्रिपेयर्ड कि हमारा 10 यूनिट्स का लॉस होगा, लेकिन एक्चुअल लॉस 6 यूनिट्स का हो गया. तो हम ये नहीं कहते में 6 का नुकसान हुआ, हम कहते हैं 4 का फायदा हो गया है. दिस इज एबनॉर्मल गेन, 4 यूनिट्स का, ठीक है. तो अगर आपका एक्चुअल लॉस आपके नॉर्मल लॉस से कम हो जाए तो डिफरेंस इज नोन एज गेन. इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट मेरी फिर 4 का, अगर 6 का एक्चुअल लॉस हुआ तो मेरी एक्चुअल आउटपुट 94 की हुई ना. तो 94 माइनस एक्सपेक्टेड आउटपुट 100 माइनस 10 90 थी, तो 4 का गेन यहां से भी निकाला जा सकता है.
तो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये तीन टर्म्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन में यूज होंगी। नॉर्मल लॉस तो शायद 100% क्वेश्चन में हमारे सामने आया करेगा। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों बदल बदल के हमारे सामने आया करेंगे। कभी एबनॉर्मल लॉस आएगा, कभी एबनॉर्मल गेन होगा। डेफिनेटली या एबनॉर्मल लॉस एग्जिस्ट करेगा या एबनॉर्मल गेन एग्जिस्ट करेगा, दोनों तो इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन हैं, जो बातें हमने की हैं इन्हीं को लेके इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल बेसिक सी कंप्यूटेशंस हैं हमारी। तो जनाब इस पे हम काम करते हैं। यहाँ से लीजिए जी, ये इलस्ट्रेशन 1 हमारे सामने आई है। इलस्ट्रेशन 1 क्या है जी? कंपनी पुट्स 10,000 लीटर्स इनटू प्रोसेस, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट, कैलकुलेट नॉर्मल लॉस एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। नॉर्मल लॉस हमारा कितना है जी? 10,000 का 10%, ये नॉर्मल लॉस हुआ गया 1,000। और एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है? एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, 9,000। इलस्ट्रेशन नंबर 2, a company puts 10,000 liter into process, normal loss is 10% of input, actual output was 8,500, calculate normal loss, abnormal loss, expected output। normal loss 10,000 का 10%, it is 1,000। अब हमें देखना है एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, ये हमारा एक्चुअल लॉस है 1500। और हमने क्या सीखा है? अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो तो देयर इज एबनॉर्मल लॉस, व्हिच इज एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस। कितना बना जी? 500 का। और हमें इसके अलावा क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड आउटपुट। हमें एक्चुअल आउटपुट नहीं चाहिए, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, 9,000। ये लीजिए जी, हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी, एक थी नॉर्मल लॉस, एक थी एबनॉर्मल लॉस और एक थी एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये तीन हमारी वैल्यूज, हमारा आंसर है जी। एनी क्वेश्चन? आगे एक एबनॉर्मल गेन की कैलकुलेशन है। 10,000 की इनपुट, 10% का नॉर्मल लॉस, एक्चुअल आउटपुट 9,400। तो भाई नॉर्मल लॉस तो यहाँ पे 1,000 ही है। एक्चुअल लॉस यहाँ पे कितना है? 10,000 माइनस 9,400, 600। और जब आपका एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम हो तो एबनॉर्मल गेन होता है। एबनॉर्मल गेन है तो एबनॉर्मल गेन का मतलब नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल लॉस। कितना है जी? 400 का। और एक्सपेक्टेड आउटपुट इज द सेम, इट इज 9,000, विच इज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। उसमें कोई चेंज नहीं आई जी। एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 4 की कैलकुलेशन तीनों ये परफॉर्म कीजिए जरा मेरे सामने। इलस्ट्रेशन 4 की तीनों कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए, ये वैल्यूज शेयर कीजिए मेरे साथ। हर बच्चा क्लास में जो है एक्टिविटीज असाइनमेंट दी जाए उनको परफॉर्म किया करें, फॉलो किया करें जी। नॉर्मल लॉस 3,000, एक्सपेक्टेड आउटपुट 17,000, एबनॉर्मल लॉस है गेन है? गेन है। कितना जी? 1,600। इट इज नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल लॉस, और एक्चुअल लॉस है 20,000 माइनस 18,600। तो कितना आया? 1,600 का एबनॉर्मल गेन जी। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चों को नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इनकी टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग में, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? अच्छा जी, कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 5, कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन है। A company puts 10,000 liters into a process costing 4.5 per liter. Normal loss of a process is 10% of input, whereas actual output was 9,200 liter. Calculate cost per liter of output.
कॉस्ट पर लीटर की बात हमने अभी पढ़ी थी, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कह लो, इस केस में कॉस्ट पर लीटर ऑफ आउटपुट है। क्या होता है फार्मूला? टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइडेड विद expected output. Always look at the formula till the time you are able to memorize it. Divided with expected output. Total process cost divided with expected output. ये है जनाब हमारे पास फार्मूला कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का। तो प्रोसेस कॉस्ट है जी 10,000 लीटर्स 4.5 के हिसाब से, और एक्सपेक्टेड आउटपुट है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस 1,000 का रुपीज 5 पर लीटर। दिस इज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन। एनी क्वेश्चन? जी किसी बच्चे को कोई दिक्कत? प्रोसेस कॉस्ट इनपुट कॉस्ट होती है, इनपुट कॉस्ट आउटपुट पे बेस नहीं करती, इनपुट कॉस्ट इनपुट मटेरियल पे बेस करती है। आपकी इनपुट क्या है? 10,000 लीटर 4.50 के हिसाब से। बेटा हमने फार्मूला सीखा कॉस्ट पर यूनिट का, टोटल प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट से मुराद वो कॉस्ट जो आपने प्रोसेस में इनकर की। तो कॉस्ट इनकर तो इनपुट पे होती है ना, आउटपुट पे कॉस्ट इनकर नहीं होती, इनपुट पे कॉस्ट इनकर होती है और रिजल्टेंट में आपको आउटपुट मिलता है। अच्छा जी, अब एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और इलस्ट्रेशन 6 को देखते हैं। इलस्ट्रेशन 6 की रिक्वायरमेंट है जी हमारे पास, कैलकुलेट कॉस्ट पर लीटर ऑफ द आउटपुट एंड प्रिपेयर अकाउंट फॉर द प्रोसेस। प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है आपने। तो हम इस तरह के सवालों में हम हमेशा अपनी वर्किंग प्रोसेस अकाउंट से शुरू करते हैं। हमें जब भी क्वेश्चन में प्रोसेस अकाउंट आ जाए, आगे पीछे जो मर्जी मांगा हो, हम कहानी हमेशा प्रोसेस अकाउंट से शुरू करेंगे। तो जनाब ये पहली इलस्ट्रेशन है जो हम प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है 6। प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट पहले बनाते हैं, फिर सवाल पढ़ते हैं जाके। जी प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या सिखाया था आपको? 2 कॉलम डेबिट साइड पे, 2 कॉलम क्रेडिट साइड पे, 1 कॉलम क्वांटिटी का, दूसरा वैल्यूज का, क्वांटिटी एंड वैल्यूज। ये कॉलम बेसिकली डिस्क्रिप्शन होता है हमारा, ये हमारा डिस्क्रिप्शन का कॉलम हो गया। ये डेबिट साइड हमारी है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। और आप इसको प्रोसेस अकाउंट कहो, इसको वर्किंग प्रोसेस अकाउंट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर इसकी मैंने बता दी क्या है। ठीक है जी, हमें प्रोसेस अकाउंट बनाने को कहा गया। अच्छा, अब हम डाटा पढ़ते हैं। इनपुट क्वांटिटीज 3,000 लीटर, नॉर्मल लॉस 10%, आउटपुट एक्चुअल जो मिली वो 250 लीटर है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6300, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 600, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड 1200। हमने ख्याल रखना है, हमें प्रोसेस अकाउंट में ओवरहेड एब्जॉर्ब ही लेने होते हैं। अभी तो इलस्ट्रेशन है, ओवरहेड एब्जॉर्ब भी आ रहे हैं, आगे जब सवालों में जाएंगे तो एक्चुअल ओवरहेड भी आया करेंगे। हमने ख्याल रखना है, हम ओवरहेड एब्जॉर्ब लेते हैं। अज्यूम देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। प्रोसेस अकाउंट में कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो हमसे कहा गया जी हम प्रोसेस अकाउंट बनाएं। हमने जो बात प्रोसेस अकाउंट के बारे में सीखी है अभी, कि हम डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट और इनपुट यूनिट्स लेते हैं। हमारी इनपुट कॉस्ट पहले हम लेके आए मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ठीक है जी, ओवरहेड एब्जॉर्ब याद रखिएगा। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 6300, लेबर 600 और ओवरहेड्स एब्जॉर्ब 1200।
प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए हमने कहा था कि डेबिट साइड पे जो अमाउंट का कॉलम है इसमें इनपुट प्रोसेस कॉस्ट आती है। हमने प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कॉस्ट इनकर की वो यहाँ डेबिट साइड पे लेंगे। डेबिट साइड पे हम क्वांटिटी के कॉलम में मटेरियल के सामने यूनिट्स लेते हैं कि हमने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की। कितने यूनिट्स की? 3000। ये 3000 आई रिपीट, ये यूनिट्स मटेरियल के सामने लिखे जाते हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट और इनपुट क्वांटिटी आती है। क्रेडिट साइड पे एक्चुअल आउटपुट और लॉसेज आते हैं। हमारे पास उसने में एक्चुअल आउटपुट बताई 2700, हमारी एक्चुअल आउटपुट लेट्स अज्यूम ये शायद इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम अज्यूम करते हैं फिनिश गुड है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम अज्यूम करते हैं हमारी फिनिश गुड है। कितनी है? 2700। और नॉर्मल लॉस कितना है? 10% ऑफ इनपुट, 3000 का 10%, 300। अच्छा जी, आप जरा तवज्जो से यहाँ पे देखिएगा, हमने प्रोसेस अकाउंट में अकाउंट्स में जैसे डेबिट क्रेडिट अमाउंट का बराबर होता है ना, इसी तरह डेबिट क्रेडिट क्वांटिटी का भी बराबर होता है। अब देखिए हमारा क्वांटिटी का डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। 3000 इनपुट था, 3000 आउटपुट में आ गया। आउटपुट में एक्चुअल आउटपुट और लॉसेस, मतलब हिसाब पूरा हो गया ना भाई। हमने 3000 का प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, 3000 का लॉस होना था और 2700 में आउटपुट मिल गई, तो हमारी इनपुट का हिसाब था पूरा हो गया। अब आ जाइए कॉस्ट पर यूनिट, हमसे मांगी गई थी कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, अब हमें यहाँ पे वर्किंग वन हम बनाते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, इस केस में पर लीटर है, कॉस्ट पर लीटर ऑफ आउटपुट की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वो होती है जी इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट कितनी है? 6300 जमा 600 जमा 1200 डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट 3000 माइनस नॉर्मल लॉस, इट इज ₹3 पर लीटर। ये हमारी आउटपुट की कॉस्ट पर लीटर है। इसको वैल्यू करो 3 रुपए पे आउटपुट को, कितनी बनी? 8100। लीजिए जी, प्रोसेस अकाउंट की वैल्यू भी हमारी मैच होगी। 8100 ये कॉस्ट पर लीटर की पर यूनिट ऑफ आउटपुट की कंप्यूटेशन, ये प्रोसेस अकाउंट की कंप्लीशन होगी। क्वांटिटी का कॉलम क्वांटिटी से मैच है और अमाउंट का कॉलम अमाउंट से मैच है। प्रोसेस अकाउंट बनाना पहली एक सिंपल एग्जांपल से हमने सीखा और अब हम डे बाय डे इसको बिल्ड ऑन करते जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह कल हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे और आगे मजीद इलस्ट्रेशंस करते जाएंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।